दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है M&T क्लासेज में। आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। रेलवे हो, लोको पायलट वगैरह सारे एग्ज़ाम में कई बार इलेक्ट्रिशियन जो विद्युत कार की भर्ती है उसमें सभी में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है अपना, भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति पावर जनरेशन किससे होती है, तो वो पूछा गया प्रश्न में। कई बार आ चुका है ये एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर ताप विद्युत मतलब कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से अपने सबसे ज़्यादा जनरेट, पहले क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ए। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। हालांकि जल विद्युत ऊर्जा इसमें सबसे कम प्रदूषण वगैरह होता है, काफ़ी जगह है भी सही, लेकिन सर्वाधिक यदि मात्रा में पूछा जाए अधिकतम विद्युत शक्ति तो अपन ऑप्शन ए पर जाएंगे। ताप विद्युत से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादित होती है। अपन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चालक की लंबाई, यदि चालक कंडक्टर उसकी लंबाई में वृद्धि करेंगे तो अपन जानते हैं रेजिस्टेंस के सीधी सी लंबाई समानुपाती होती है, आर प्रोपोर्शनल एल होता है। जितना अपन लंबाई को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। यहाँ पर इसी को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी अपना बढ़ने वाला है, क्योंकि सीधा सा प्रोपोर्शनल समानुपाती का है। और यदि इसी रेजिस्टेंस में इसी क्वेश्चन में यह ना पूछकर इसका एरिया से करते तुलना, तो आर प्रोपोर्शनल 1 एरिया होता है। यहाँ इसके अनुसार यदि देखा जाए तो एरिया यदि बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस में कमी होती है, लेकिन यहाँ पर लंबाई का पूछा गया है तो लंबाई में वृद्धि होने पर रेजिस्टेंस में वृद्धि होती है, क्योंकि दोनों चीज़ समानुपाती हैं। तो जितना अपन लंबाई इस किसी चालक की बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपना वृद्धि होने पर प्रतिरोध का मान पूछा गया, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन है राइट। क्योंकि यहाँ पर उसके प्रतिरोध के मान में पूछा गया है क्या होगा, तो अपन देख रहे हैं कि समानुपाती का है, आर प्रोपोर्शनल एल, रेजिस्टेंस के लंबाई समानुपाती होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अपन बात करें अगले सवाल की, थर्ड नंबर सवाल, मल्टीमीटर क्या माप सकता है, मतलब मल्टीमीटर किसका मेजरमेंट कर सकता है। तो अपन जानते हैं मल्टीमीटर, मल्टी नाम में ही उसके छुपा हुआ है, मल्टी बहुत सारी राशियाँ मापन कर सकता है। मल्टीमीटर धारा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों ही राशियों का मेजरमेंट कर सकता है। अब मल्टीमीटर यहाँ पर यदि प्रश्न के अनुसार देखें तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों ही ऑप्शन अपना राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, उपरोक्त सभी। मल्टीमीटर के बारे में कई बार प्रश्न अलग से पूछा जाता है कि मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, क्योंकि ये धारा का मेजरमेंट, वोल्टेज का मेजरमेंट और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट तीनों का मेजरमेंट करता है, बहुत सारी राशियों का मेजरमेंट करता है, एक साथ 3 राशियाँ हो गई। तो इसीलिए इसको एवीओ, एवोमीटर भी कहते हैं। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। एवोमीटर मतलब कि ए अपन धारा का दर्शाते हैं, वी वोल्टेज को और ओ ओम मीटर के लिए, तो एवोमीटर भी इसीलिए इसको कहा जाता है। तो एवोमीटर के नाम से भी अपन जानते हैं, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है, निम्न किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा अपन व्यक्त कर सकते हैं। ऊर्जा एनर्जी का पूछा गया है। पहला ऑप्शन यदि देखें तो I²R है, तो ये होता है P बराबर, मतलब कि पावर का सूत्र होता है। दूसरा ऑप्शन देखें तो VI cos phi, ये भी अपन जानते हैं कि पावर का होता है। तीसरे ऑप्शन से देखें तो P बराबर, तीसरा ऑप्शन यदि देखें सी नंबर ऑप्शन, तो P गुणा T लिखा हुआ, शक्ति गुणा समय, तो यही होता है ऊर्जा का, E बराबर P इंटू T। चौथा ऑप्शन यदि देखें तो V गुणा I होता है P। तो अपना सवाल के अकॉर्डिंग प्रश्न आंसर हो जाता है सी, क्योंकि P एनर्जी का अपना होता है पावर गुणा समय, तो P बराबर E बराबर P इंटू T, इसका आंसर हो जाता है। अगला देखेंगे अपन प्रश्न, ट्रांजिस्टर में काला बिंदु क्या दर्शाता है। ट्रांजिस्टर में अपन पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन से,
एमीटर, बेस और कलेक्टर, तीन उसके भाग होते हैं, तीन उसके पार्ट होते हैं। एमीटर, बेस, कलेक्टर तीन भागों के नाम है उसके। तो जो काला बिंदु होता है जो तीर के निशान की तरह होता है वो अपना डी आंसर राइट हो जाएगा। उत्सर्जक, उत्सर्जक एमीटर को हिंदी में कहते हैं, तो उत्सर्जक को दर्शाता है। ट्रांजिस्टर में काला बिंदु, उत्सर्जक हमेशा एमीटर को। अब कई बार एमीटर, बेस और कलेक्टर में तीनों में अलग अलग चीज़ें पूछ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो कलेक्टर का होता है, उससे कम एमीटर का और उससे भी कम बेस का होता है। सबसे ज़्यादा यदि डोपिंग पूछा जाए तो एमीटर में होती है, बेस में, कलेक्टर में उससे कम और बेस में सबसे कम। इतना ध्यान रखना इस प्रश्न से। आगे प्रश्न में, यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ट्रांसफार्मर की दर निम्नलिखित में से किस में निर्धारित की जाती है? तो अपन यहाँ पर कई बार मिस्टेक कर देते हैं, केवी में कर देते हैं या किलोवाट में कर देते हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता या दर हमेशा केवीए में मापी जाती है। अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। केवीए या फिर होती है बड़ी इकाई में किलो वोल्ट एम्पियर या होती है मेगा वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में। जनरेशन यदि बात करें जहाँ से जनरेशन हो रहा है तो 11 केवीए जनरेशन होता है अपने भारत में अधिकतम विद्युत का। प्रश्न नेक्स्ट की बात करें, ताप में वृद्धि के साथ कॉपर का प्रतिरोध क्या होगा? कॉपर का प्रतिरोध, अब पहले बात करते हैं अपन कॉपर की। तो कॉपर एक शुद्ध कंडक्टर है, चालक है। अब चालक, अपन ने प्रश्न में, पिछले प्रश्न में देखा कि चालक में क्या होता है, रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होता है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है, लंबाई नहीं पूछा गया, यहाँ पर टेम्परेचर में पूछा गया, टेम्परेचर के साथ। तो चालकों में बेसिकली, चालकों में, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। जबकि यहाँ पर टेम्परेचर यदि इसका घटाया जाए तो रेजिस्टेंस में भी कमी हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, घटने के साथ रेजिस्टेंस भी घटता है चालकों में। यदि यही प्रश्न घुमा के अर्धचालकों में कई बार पूछा जा चुका है। अर्धचालकों में क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर वृद्धि का? तो अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर में बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कमी होती है, क्योंकि अर्धचालक जो है सामान्य अवस्था में प्रतिरोध की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि उनका यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो चालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो उन पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट उनका होता है। तो अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। लेकिन अपने पास प्रश्न में पूछा गया है कॉपर का प्रतिरोध। तो कॉपर क्योंकि एक कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, तो इसमें ताप में वृद्धि के साथ उसका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। चुंबकीय पदार्थ पारगम्यता इकाई से कुछ कम होती हैं, क्या कहलाते हैं? अब चुंबकीय पदार्थ अपने पास 3 प्रकार के होते हैं, फेरो, पेरा और डाया। फेरो को मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ, पेरा मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ और डाया मतलब प्रति चुंबकीय पदार्थ। या अपन तीनों ही पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो फेरो चुंबकीय पदार्थ, इनकी चुंबकशीलता, पारगम्यता को कहते हैं अपन चुंबकशीलता। चुंबकशीलता इनकी बहुत अधिक होती है, मतलब कि इकाई से करीब 1000 के लगभग होती है। तो इकाई से बहुत अधिक होती है इनकी चुंबकशीलता। यदि बात करें पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक इनका जो है चुंबकशीलता का गुण इकाई से तो कुछ, हालांकि ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बनते हैं, जैसे कि अपन बात करें चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा वगैरह, तो स्थायी चुंबक का गुण इनमें नहीं आ पाता, लेकिन इनका ये चुंबकशीलता में वृद्धि करते हैं। तो इनका जो मान है वो इकाई से कुछ अधिक होता है। लेकिन यदि डाया के चुंबकीय पदार्थों की बात करें तो इसमें बिस्मित, जल, एंटीमनी वगैरह आते हैं। तो ये इनका जो है चुंबकशीलता इनकी इकाई से कम होती हैं। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार पारगम्यता इकाई से कम होती हैं, तो अपन प्रति चुंबकीय की ओर जाएंगे, अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वायुमंडल का
अपेक्षिक आर्द्रता मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो वायुमंडल में अपेक्षिक आर्द्रता प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, चाहे ITI की परीक्षा हो चाहे कोई भी पेपर हो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता पूछा गया है। अपेक्षिक आर्द्रता मतलब कि उसकी नमी जो है वो अपने पास 2 ही ऑप्शन कन्फ्यूज़न करने वाले होते हैं हमेशा, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से अपन जनरली मापते हैं अपेक्षिक आर्द्रता, जबकि प्रश्न कई बार अलग अलग प्रकार से आते हैं तो अपने को बैटरी के अपेक्षिक, जो बैटरी में अपन पानी डालते हैं उसका अपेक्षिक घनत्व पूछ लेते हैं, या हाइड्रोजन का अपेक्षिक घनत्व वो पूछ लेते हैं। तो उस अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए अपन हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर से अपन नमी मापन करते हैं, ग्रो मतलब नमी से रिलेटेड है, और हाइड्रोमीटर उससे अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जबकि अपने को ऑप्शन में दिख रहा है एनीमोमीटर से अपन मापते हैं गति। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, कितना होता है? आदर्श एमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन अपने को रट्टा नहीं मारना, समझने वाली बात है। एमीटर और वोल्ट मीटर, आदर्श की बात करें अपन, आदर्श की ही बात कर रहे हैं, प्रश्न भी आदर्श की ही पूछेगा। यदि आदर्श की ना पूछे, यदि इनमें से इन ऑप्शन से अलग होता है बहुत कम इस प्रकार, तो वो भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले आदर्श की बात करें एमीटर में, तो इसका प्रतिरोध जो है 0 होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए, वही आदर्श मीटर आइडल होता है। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर, कई बार वोल्ट मीटर का पूछा जाता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो हमेशा इन्फिनिटिव अनंत होना चाहिए। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में, एमीटर क्योंकि धारा मापी है, यदि इसका प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा का मापन किस प्रकार नहीं कर पाएगा वो, यदि अनंत उसका प्रतिरोध होता तो धारा का मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका प्रतिरोध जो है 0 होना चाहिए। और वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज का मापन करता है तो उसमें रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिटिव अनंत होना चाहिए। थैंक